ये है वेस्ट बंगाल जो 1960 में इंडिया के जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूट कर रहा था। और ये है आपका गुजरात जो 1960 में महाराष्ट्र से अलग हो गया था और पुअर्टी का सामना कर रहा था। अब आप यहां देख सकते हो कि दोनों ही स्टेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक स्टेट देश के जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा स्टेट पुअर्टी का सामना कर रहा है। लेकिन 50 से 60 साल के अंदर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। 24% कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट आज पुअर्टी का सामना कर रहा है और पुअर्टी का सामना करने वाला स्टेट आज टॉप 5 स्टेट लिस्ट में है। Powerful politician, the most powerful female politician we have. Her political journey are just as unique and intriguing as her fascinating style of politics. और भ्रष्टाचार के नाम पर सब काला हो गया, उन्होंने वो लोग सब सादा हो गया। कैसे इतना सादा हो गया? সে বাংলায় ভোট তো আমি এনআরসি করব, শান্তি দেবে লোকে ভোট, একটা কাঁচা কলম দেবে না তোমার। भाइयों बहनों, क्या कारण है का चारों तरफ जब भी विकास की चर्चा होती है तो गुजरात का जिक्र होता है। Gujarat, in the last 2 decades, has accelerated its overall economic development. It is a land whose destiny has been shaped by trade and commerce. For a state that's seen an average growth rate of 11% over the past 2 decades, Gujarat clearly knows how to do business. Gujarat has been a pioneer state. Gujarat stands out different and perhaps better than anywhere else in the country. जहाँ देखो गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपये का 1 मीटर जमीन मिलता है। ऐसा क्या किया वहां पे गवर्नमेंट ने और कैसे सपोर्ट किया वहां के सिविक्स ने गवर्नमेंट को, और कौन सी गलती करी वेस्ट बंगाल ने और कौन सी अच्छी चीजें की गवर्नमेंट ने, आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करती है। मैंने अपने कॉलेज में सीखा था डेवलपमेंट के 4 पिलर्स के बारे में। सबसे पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर और तीसरी होती है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। 1960 में जब गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ तो उसने सबसे पहले इंडस्ट्री पर फोकस किया, जिसकी वजह से कई लार्ज इंडस्ट्री, सीमेंट, पावर और फर्टिलाइजर की कई फैक्ट्रियां उधर ही सेटअप की गई। फिर 1961 में गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई गई, जिसकी वजह से कई सारे इंडस्ट्री हब्स बने, जैसे वापी, अंकलेश्वर और आपका वडोदरा। और 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद गुजरात ने वही किया जो महाराष्ट्र ने किया था। जैसे 1995 में उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, गुजरात 2080 एंड बियॉन्ड। इस पॉलिसी के अनुसार बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दिया गया और उसके साथ साथ कंपनीज को प्रमोट करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस किया गया, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आ सके। और गुजरात मार्टाइन बोर्ड बनाया गया, जिससे कि कंपनियां छोटे छोटे पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर पाए, जिससे कि लॉजिस्टिक और भी ज्यादा सस्ता हो पाए। और इसके साथ साथ गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट की वजह से कई सारी कंपनियां इसमें भी इन्वेस्ट कर पाई और जिसकी वजह से रोड बनी, पावर आया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। इससे बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया लोगों के लिए। और ये सारे प्राइवेट सेक्टर एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्ट से एक्सेलरेट हो गए जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। और शायद इसी वजह से फैक्ट्री के मामले में गुजरात ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि वेस्ट बंगाल इस चीज को क्यों नहीं कर पाया। अब इसको समझने के लिए आपको ये घटना देखनी पड़ेगी। पहले आप ये रतन टाटा जी का बयान सुनो। वेस्ट बंगाल के हुगली सिटी में सिंगीरपुर नामक इलाके में टाटा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन अब आप यहाँ पूछोगे कि ये लोग टाटा के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, तो मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ। 2006 में रतन टाटा जी ने डिसाइड किया कि टाटा नैनो की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम वेस्ट बंगाल के अंदर लगाएंगे। और जिस समय रतन टाटा जी ने ये डिसीजन लिया, उस समय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे बुद्धा देव भट्टाचार्य। अब भट्टाचार्य जी कई सालों की इकोनॉमी डुबाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वेस्ट बंगाल को वो इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं और उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए उन्होंने जमीन को कंपल्सन देना शुरू किया। लेकिन कुछ किसानों ने अपना मत नहीं दिया, उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध इस कदर किए कि जो भी कंपनी का एम्प्लॉय उस तरफ आता था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते थे। और उसी समय उन प्रोटेस्टर को सपोर्ट करने के लिए उनके सामने एक पॉलिटिकल लेडी आकर के खड़ी हो जाती है, जिनका नाम था ममता बनर्जी। और जब ये सब वेस्ट बंगाल के अंदर होने लगा तो रतन टाटा जी ने टाटा किया और निकलते बने, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गुजरात से नरेंद्र मोदी जी की प्रपोजल पड़ी हुई थी कि आप
फैक्ट्री हमारे यहाँ भी लगा सकते हैं। हम आपको ज़मीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे, आप अपनी फैक्ट्री हमारे गुजरात में लगाओ। और उस प्रपोजल को रतन टाटा जी ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपनी टाटा नैनो की फैक्ट्री गुजरात में सेटअप करी। अब इस प्रोटेस्ट के बाद वेस्ट बंगाल ने तो 2,500 लाख करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट खोया ही, उसके साथ साथ उल्टे खुद वेस्ट बंगाल को रतन टाटा जी को 750 करोड़ रुपए देने पड़े, क्योंकि वहां पे उनके पैसे ऑलरेडी लग चुके थे। और यही एक छोटी सी घटना है वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बारे में। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कोई इंडस्ट्री मैन या फिर कोई बिजनेसमैन किसी स्टेट के अंदर में अगर कोई प्लांट सेटअप करता है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, और वही चीज वहां के लोगों को और वहां के बुद्धिजीवी पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं समझ में आई और उन्होंने उनके ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आजादी के टाइम पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास ये देश के इंडस्ट्रियल हब्स बन गए, और जिसकी वजह से महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु ये देश के इकोनॉमिक सेंटर बन गए। 1955 में वेस्ट बंगाल देश में 24% प्रोडक्शन करता था, और जिसकी वजह से 27% जॉब्स प्रोड्यूस होती थी। लेकिन आज 50 से 60 साल के बाद ये नंबर घट के 3 से 5% पे आ गई है। अब इस इकोनॉमिक डिक्लाइन के पीछे कई सारे ओन गोल्स हैं। कई साल से जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल की मेजर इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन पार्टीशन की वजह से मानो इंडस्ट्री टूट सी गई। अब इनके पीछे का एक मेजर रीजन था कि इन जूट मैन्युफैक्चरिंग में जो भी रॉ मटेरियल आता था वो पाकिस्तान से आता था। पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान से रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, जिससे कि ये सारी कंपनियां ठप पड़ गई। दूसरा मेन रीजन था कि इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे में पैसा लगाना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से रेलवे कनेक्टिविटी वेस्ट बंगाल से खत्म सी हो गई। और जब ये कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो लोगों को लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आने लगी, और ये एक बड़ा मेजर रीजन है जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल को ये सेटबैक देखना पड़ा। अब आते हैं थर्ड मेजर रीजन पे, व्हिच इज इंडस्ट्री और लेबर के बीच चल रहे झगड़े। देखो, दो ही चीज होती है इंडस्ट्री में, या फिर होती है स्ट्राइक या फिर होता है लॉकआउट। स्ट्राइक वो होता है जिसमें लेबर काम करने से मना कर देते हैं, और आउटलॉक वो होता है जिसमें कंपनी खुद काम करवाने से ही मना कर देती है। अब जब स्ट्राइक पे लेबर्स बैठ जाती थी तो गवर्नमेंट अब इंडस्ट्री को सपोर्ट कर नहीं सकती, क्योंकि मेजर वोटर्स तो लेबर्स थे, तो लेबर्स को सपोर्ट करना पड़ता था। वहां की पुलिस लेबर्स को ही सपोर्ट करती थी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के बजाय। सो जिसकी वजह से ये मैसेज पूरे देश में फैल गया कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करती है, वहां की लेबर्स को सपोर्ट करती है। सो इसलिए वहां पे इंडस्ट्री लगाना बेकार है। सो ये कुछ मेजर रीजन थे जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट आपके सिटी में, आपके स्टेट में आकर के फैक्ट्री लगा रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बजाय आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। और जब वो फैक्ट्री लगाएगा, जब वहां पे इंडस्ट्री डेवलप होगी, तो वहां के ही आसपास के लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा, और जिसकी वजह से इकोनॉमी बूस्ट करेगी और देश आगे बढ़ेगा, राइट। और यही एक सोल्यूशन है। इसलिए रिस्पेक्ट करो सभी बिजनेसमैनों की या इंडस्ट्रीज की जो आपके देश आ रहे हैं, आपके स्टेट आ रहे हैं, आपकी सिटी आ रहे हैं कुछ करने के लिए। अप्रिशिएट देम। और शायद यही चीज गुजरात के गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना करके लोगों को अट्रैक्ट किया, बिजनेसमैन को अट्रैक्ट किया अपने स्टेट के अंदर में, और लोगों को अप्रिशिएट किया कि आप फैक्ट्रीज लगाओ, आप यहीं के लोगों को रोजगार दो, और जिसकी वजह से आज गुजरात स्टेट टॉपेस्ट के अंदर में आता है, और यही एक मेजर रीजन है। सो इसलिए लोगों को अप्रिशिएट करो जो बिजनेस कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।